The Enlightened Academy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ग्राउंड जीरो कोर्स। मेरा नाम है धीरज और आप मुझे देख रहे हैं द एनलाइटेंड एकेडमी के चैनल पर। एनसीईआरटी के ग्राउंड जीरो कोर्स में अभी तक हमने टोटल 5 एपिसोड्स कवर कर लिए हैं। इन 5 एपिसोड्स में हमने क्लास 6 और क्लास 7 के बहुत सारे चैप्टर्स को देखा है जो हमारी ऑनगोइंग थीम है, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, उस पर आधारित है। आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में यानी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 को। और आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जिस भारत में हम रह रहे हैं और जिस तरीके की परिस्थितियां भारत में उत्पन्न हो रखी है, आपको इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलने वाले हैं। आपको ये भी समझ में आने वाला है कि हम किस तरीके का भारत या किस तरीके का एक भविष्य देखना चाहते हैं अपने आने वाले कल के लिए। इसके भी जवाब आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। आज का सेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जो हमारी ऑनगोइंग थीम है दैट इज डेमोक्रेटिक फाउंडेशन एंड डाइवर्सिटी, उस पर आधारित है, जिसमें हमने क्लास 6 के 2 चैप्टर्स, क्लास 7 के 3 चैप्टर और आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। यह है एनसीईआरटी के क्लास 8 का टेक्स्ट बुक का कवर पेज और चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की ग्राउंड जीरो कोर्स में सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, जो भारत के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अक्सर आपको बताया जाता है कि जब कभी भी आप तैयारी करते हैं सो एनसीईआरटी से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं और एनसीईआरटी से डायरेक्टली किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से बताएगा, ये भी आपको समझना जरूरी है। इसलिए एनसीईआरटी के ग्राउंड जीरो कोर्स में जो क्वेश्चंस हम लगाते हैं वो रियल क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि व्हाई द एनसीईआरटीज और एक पर्टिकुलर सिंगल चैप्टर कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो इस चैप्टर पर मैप किया गया, इस चैप्टर पे आधारित है, हम उसको देखते हैं। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछ लिया जाए तो शायद उनके मन में बहुत क्लियर आंसर नहीं आएगा, बहुत अलग अलग तरीके के आंसर्स आएंगे जिसमें कुछ आंसर सही भी होंगे, कुछ आंसर गलत भी होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये नहीं समझ में आएगा। तो यूपीएससी ने इसी पर्टिकुलर माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पूछ डाला था कि संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको एक चुनना है। अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया एक अपने आप में संघीय संरचना वाला राष्ट्र है और एक प्रतिनिधित्व उसकी सरकार है, बिल्कुल है, लेकिन आपको जैसे ऑप्शन देखेंगे आपको लगेगा कि शायद ये बात तो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आंसर ये होगा, लेकिन मे बी आंसर ये ना हो। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज द नॉमिनल पावर। जो भारत सरकार हो या किसी देश की सरकार हो, अगर उसका कोई हेड है यानी उसका जो प्रधान है वो नॉमिनल हेड है, तो क्या हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलेंगे। इंडिया में भी एक इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंडिया की जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जहां पे नॉमिनल हेड है, बिल्कुल है। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो सही है, लेकिन क्या हम इसे संवैधानिक सरकार बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर। एक ऐसा प्रधान जिसके पास रियल पावर, जैसे आपको पता है कि इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होते हैं, बट रियल पावर प्राइम मिनिस्टर पे होता है। रियल पावर जो रियल नॉमिनल हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट, जो बेसिकली नॉमिनल हेड है। तो क्या ये दोनों आंसर है, हम इस पे भी देखेंगे कि इसका आंसर क्या है चैप्टर खत्म होने के बाद। थर्ड वन है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी सरकार जो संविधान के अनुसार या संविधान ने उनकी पावर को लिमिट कर रखा है, हम ऐसे सरकार को संवैधानिक सरकार कहेंगे या किसी और को हम संवैधानिक सरकार कहेंगे। हम आंसर चैप्टर खत्म होने के बाद देखेंगे, आप क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा और जब हम चैप्टर्स के टेक्स्ट को कवर करेंगे तो आपको देखना है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर वहां से निकल रहा है या नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जिसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में होते हैं, जैसे कांग्रेस, टीएमसी, ये वो जितने भी पार्टीज के लोग चुन करके जाते हैं, क्या वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को और उनको रिमूव भी किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन इज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट को सरकार चुनती है एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। गवर्नमेंट को जनता नहीं चुनती है, गवर्नमेंट को जनता नहीं चुनती है, जनता सिर्फ अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है जो संसद में या राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभाओं में चुन करके पहुंचती है। अ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट उनको चुनता है, गवर्नमेंट को चुनने का काम संसद का होता है, बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। क्या ये ऑप्शन सही है?
हम ये भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता के उन्मूलन का जो अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर, वो संविधान में दिए गए 6 प्रकार के 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट में कहां पे बैठता है? ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने पूछा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू इक्वालिटी। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में संविधान में 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट को बताया गया, जिसमें से 4 कैटेगरीज के बारे में ऑप्शन में दे रखा है। अब पूछ रहा है कि राइट प्रोहिबिशन टू द अनटचेबिलिटी जो है, या अस्पृश्यता के उन्मूलन का जो अधिकार दिया गया है, वो किस कैटेगरी में सही बैठता है? इसका ऑलरेडी हम आंसर जानते हैं, क्योंकि हमने क्लास 7 के चैप्टर्स में इसको सॉल्व कर रखा है। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, जो इस चैप्टर से काफी आपको फॉर्डर्स मिल सकते हैं, जैसे आप मेंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर? आपको क्या लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर आधारित है? आपको एग्जांपल से समझना है, बहुत सारी चीजें लिखनी है। इस चैप्टर से आपको कुछ फॉर्डर्स जरूर मिल जाएंगे जो आप इस आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर के लिए आपको और थोड़ा नॉलेज की जरूरत है, जो आप आगे जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी का 66th प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का कौन एक फीचर नहीं है? देखिए, भारत के संविधान का फीचर्स को लेकर के मैंने स्टडी फ्लेक्सिटी जेपीएससी और बीपीएससी के चैनल पर एक पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। वहां से अक्सर इतना मान लीजिए कि अभी तक नहीं भी तो 50 बार वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीटी एग्जामिनेशन में। इसलिए आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स जानना जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर 8 क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 से आराम से निकल जाएगा, जहां पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में समझाया गया है। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हमारे भारत के संविधान की विशेषता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा? ये बीपीएससी ने 66 के एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीपीसीएस के प्रीलिम का क्वेश्चन है 2019। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है भारत के संविधान में, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से बोरो किया गया है? ये 4 कंट्री दिए गए हैं। कौन से संविधान से कौन सी प्रोविजन को भारत के संविधान में इंसर्ट किया गया? ऐसे बहुत सारे देशों के प्रोविजंस को हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। उसको लेकर के भी एक पूरी की पूरी वीडियो बना करके अपलोड की हुई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आपकी बेसिक्स अगर हो चुकी है, तो अगर आप डिटेल में उन सभी देशों से कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं, तो आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। खैर, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है चैप्टर एंड होने के बाद। जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट आर इंसर्टेड इन विच पार्ट? आपको पता है कि जेपीएससी का जो एग्जाम होता है पीटी का, वो बाकी कमीशंस के कंपैरिजन में काफी इजी पूछता है। और ये इजी सवाल उन्होंने पूछ रखा है कि भारत के संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार का प्रोविजन है वो भारत के संविधान के कौन से पार्ट में है। आपको बहुत बार बताया भी गया है कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। इसके लिए चैप्टर जानना भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसका भी आंसर आपको चैप्टर में मिल जाएगा। नाउ कम टू द असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएफ का क्वेश्चन है 2020 का, जिसमें पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन चारों में से कौन सा पार्ट भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि आज के डेट में 6 ऐसे कैटेगरीज हैं जो फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज में आते हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट हमारा संविधान हमें देता है, भारत के लोगों को देता है। ठीक है, उसमें से कौन सा एक संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? यही क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, सीडीएस के क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान को बनाने के लिए 1946 में यानी 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो एक कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत हुआ था। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ वो किस आधार पर हुआ, किस तरीके से हुआ? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस के तहत उसको स्टैब्लिश किया गया। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी थी जिसमें बहुत सारे अन्य दलों के मेंबर थे। इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज के द्वारा बनाया गया था। हम सारे देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इनिशियली, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनिशियली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान के पार्ट 3 में जिसमें फंडामेंटल राइट्स है
वहां पे कितने फंडामेंटल राइट भारत के लोगों को दिया गया था, ठीक है। और आज कितने फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं, 5, 6, 7, 8। हम इसका भी आंसर देखेंगे कि कितने कितने संविधान कितने मौलिक अधिकार हमारे पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ना कि बाकी ये सारी चीजें, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीटेट पेपर 2 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, फेडरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में फेडरलिज्म का अर्थ क्या है, यानी संघवाद का अर्थ क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, इलेक्शंस आर हेल्ड इन हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, नन ऑफ द अबव। हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है चैप्टर खत्म होने के बाद। सीटेट के पेपर 2 में जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के तहत सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ क्या होता है। एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर 1 में ऑलरेडी जो प्रीवियस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का डेफिनेशन एकदम बताया गया है, तो हम इसका आंसर भी चैप्टर खत्म होने के बाद निकाल करके आपको बताएंगे। नाउ कम टू द चैप्टर। पहला चैप्टर है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान। भारत का संविधान, आपको पता है कि 150 सालों के संघर्षों के बाद 1950 में भारत के लोगों के लिए भारत का संविधान उनको दिया गया। इस संविधान को बनाने के लिए बहुत समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। बहुत सारे मीटिंग्स हुए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, क्लॉज बाय क्लॉज चीजों को डिस्कशन किया गया और एक ऐसा संविधान तैयार किया गया जो आने वाले भविष्य के लिए, भारत देश के भविष्य के लिए जरूरी सिद्ध हो और भारत देश में जो लोग रहते हैं उनकी आइडियल्स, उनके एस्पिरेशंस, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इस संविधान का गठन, संविधान को बनाया गया। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जो खुद में अपने आप एक संघर्ष के द्वारा निकला गया एक संविधान सभा था, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने दशकों तक उसकी मांग उठाई। मांग उठाने के बाद संविधान हमें मिला। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारा ये जो चैप्टर है, वो इसी पर्टिकुलर संविधान पर आधारित है और हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर पहली सवाल तो ये कि भारत का संविधान क्यों जरूरी है, संविधान का पर्पस क्या होता है। हम ये समझेंगे कि भारत का संविधान किस तरीके से डिजाइन किया गया है और हमारे देश में संविधान को बचाने की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है, ये सब चीजें हम देखेंगे आज के इस चैप्टर में। तो क्विकली हम मूव करते हैं फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पेज में आप देख रहे हैं, व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। बात सिर्फ भारत देश की नहीं है, भारत के अलावा जितने भी दुनिया भर में देश है और जहां लोकतंत्र है, यानी रूल बाय द पीपल, ठीक है, जो लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन तंत्र है, वहां पे संविधान होता ही होता है। इसके अलावा ऐसे देशों में भी संविधान है जहां पे डेमोक्रेसी नाम मात्र की है, जैसे आप जानते हैं कि चाइना है, वहां पे भी संविधान है, संविधान बहुत जगहों पे है। लेकिन अगर एक लोकतंत्र है और ट्रू डेमोक्रेसी है तो संविधान का होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अब सवाल यहीं पे यही आता है कि किसी भी देश को, चाहे वो लोकतंत्र हो या ना हो, लेकिन एक देश में संविधान की जरूरत क्यों जरूरी है, हम इस सवाल के जवाब को ढूंढेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले हम समझेंगे, तो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं। ये जो पिक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, यानी संविधान सभा का पिक्चर है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं, ठीक है। अब ये जो भारत का संविधान है उसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, ये पर्टिकुलर इतना सा जो टॉपिक आपको लिखा गया है, इतना सा जो एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा गया है, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए 1934 लिखा गया है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत देश में एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जो मांग है वो कांग्रेस ने की थी 1934 में, ठीक है। लेकिन आप जब हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1934 में सबसे पहले भारत देश के लिए एक संविधान होने की रिक्वायरमेंट है और उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत है। इस चीज की जो डिमांड है वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने करी थी, जिनका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार संविधान बनाने की, संविधान सभा गठित करने की डिमांड सामने सरकार के सामने रखी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो डिमांड थी एक संविधान बनाने की, उस संविधान बनाने की डिमांड को अडॉप्ट किया, उनको मान लिया गया और अंग्रेजों सरकार से एक रेजोल्यूशन के तहत उन्होंने डिमांड की कि भारत के लिए एक अपना सेपरेट संविधान होना चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1935 आगे चल करके 1942 में अंग्रेजों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में और कहा गया कि भारत को अपना एक संविधान दिया जाएगा और उसके लिए संविधान सभा भी गठित की जाएगी, लेकिन यह सब होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब। उससे पहले भारतीयों का यह काम है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
अंग्रेजों का साथ दे तो हम भारतीयों को एक संविधान देंगे। जाहिर सी बात है कि यह डिमांड एक्सेप्ट नहीं किया गया। रीजन बहुत सारे थे, जैसे रीजन मुस्लिम लीग का भी था, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे, पाकिस्तान एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे और अलग देश के लिए एक अलग संविधान की डिमांड कर रहे थे। इसलिए क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि 1934 में जो डिमांड उठी संविधान की, 1942 आते आते अंग्रेजों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया और कैबिनेट मिशन का काम था कि भारतीयों के लिए, भारत देश के लिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए एक संविधान की जरूरत है और संविधान जो है बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा किस तरीके से गठित किया जाएगा, इन सब चीजों का प्लान कैबिनेट मिशन के तहत था। कैबिनेट मिशन के प्लान के ही अकॉर्डिंग इंडिया का कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूट किया गया, इलेक्शंस हुए, कितने मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कितने उसके सदस्य होंगे, ये सब चीज कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत किया गया और फाइनली 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान की रचना करने वाले हैं उसका गठन हुआ। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको समझना है। नाउ हम वापस उसी सवाल पे पहुंचते हैं। चलिए ठीक है, भारतीयों ने डिमांड करी एक संविधान सभा की, जो संविधान सभा संविधान लिखेगा। सवाल ये उठता है कि क्यों भारत को, या भारत जैसे कोई भी देश हो इस दुनिया में, संविधान क्यों जरूरी है। और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री। तो आप पढ़िए यहाँ पे, आज मोस्ट ऑफ द कंट्री, जो पूरे दुनिया भर में जितने भी कंट्री है, सभी के पास एक संविधान है। कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन अगर आप जब डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लोकतांत्रिक देशों को देखेंगे तो वहां आपको संविधान जरूर मिल जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री के पास, जिसके पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक है। ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकतांत्रिक देशों के पास तो संविधान होगा ही, बट इसका मतलब ये नहीं है, वैसा वर्सा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास संविधान है वो देश लोकतांत्रिक है। संविधान का होना ही लोकतंत्र है, ये जरूरी नहीं है। आज जब आप भारत देश की स्थिति को देखेंगे तो भारत में भी संविधान है, लेकिन आप इसको ट्रूली डेमोक्रेटिक नेशन कह पाएंगे ऐसे देश को, ऐसे हालात को जहां पे लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी नहीं है, लोगों को आंदोलन करने की आजादी नहीं है, लोगों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। जिन लोगों को उन्होंने चुनकर सरकार में बिठाया है वही लोग उस सरकार की सुन नहीं रहे। कंगना रनावत जैसी लोग, जो कंगना दीदी जैसी लोग हैं हमारी, वो ये कहती है कि देश कैसे चलेगा, सरकारें कैसे चलेगी, ये जनता नहीं बताएगी। तो भैया फिर किस बात का लोकतंत्र रह गया है? ठीक है, जनता का ये अधिकार नहीं है कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर सके और कहे इसलिए ये जो आंदोलन हो रहा है वो फालतू का आंदोलन हो रहा है। इस तरीके की स्टेटमेंट वो दे रही है जिसको खुद लोगों ने चुन करके लोकसभा के अंदर भेजा है। तो भारत में संविधान भी है, भारत में रिप्रेजेंटेटिव भी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है, लेकिन क्या आप ट्रूली कह सकते हैं कि भारत आज के डेट में एक लोकतांत्रिक देश रह गया है जहां पे लोगों के अधिकारों और लोगों की बातें करी जा रही है? आप खुद से इस आंसर को देखें, समझे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। खैर, इसलिए यह स्टेटमेंट मानना आपको सही है कि अगर किसी देश में संविधान है, हम नेपाल का एग्जांपल देखेंगे, अगर किसी देश में संविधान है इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि वो देश लोकतांत्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। एक संविधान बहुत सारे पर्पसेस को सर्व करता है। इस किताब में 4 पर्पस के बारे में बताया गया। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट वाइज ये चारों पर्पस दे दिए जाएंगे और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आया, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहला जो पर्पस होता है, पहला पर्पस क्या है कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश कैसा होगा, कैसा देश हम चाहते हैं, आप उसके लिए कुछ आइडियल्स होने जरूरी हैं। देयर शुड बी सर्टेन आइडियल्स। ये है पहला पर्पस। ये है पहला पर्पस। क्या है? सबसे पहली चीज है कि आइडियल्स होने चाहिए। ठीक है, मैं यहां हिंदी में यह दस्तावेज उन आदर्शों को, क्या होना चाहिए? कुछ आदर्श होने चाहिए। ठीक है, कुछ आदर्श होने चाहिए। फर्स्ट पर्पस इज आइडियल्स। अब आइडियल्स क्यों जरूरी है इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका एक घर है, घर में 4 लोग हैं, घर में आपने कुछ रूल्स बनाए। तो आप रूल्स कैसे बनाओगे कि 4 बजे सोना है, शाम को रात के 10 बजे उठ जाना है, सुबह में नाश्ता नहीं करना है, रात को बहुत अच्छे से खाना है। ठीक है, कपड़े इस प्रकार के पहनने हैं, उस प्रकार के नहीं पहनने हैं, यही चीज पढ़ाई करनी है, रात भर डांस करना है, पड़ोसियों को परेशान करना है। आप अगर ऐसा घर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे बने जहां पे उनको झगड़ा झंझट करना सिखाया जाता है, अगर आप ये चाहते हैं तो आप अपने घर के लिए जो संविधान लिखेंगे, रूल बुक लिखेंगे,
उसमें आप इन आइडियल्स को सेंटर पे रखेंगे और आप लिख देंगे। जरूरी नहीं है कि क्या होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हो सकता है आपने यही डिसाइड कर लिया कि हमारा देश इस तरीके का होना चाहिए कि जहां पे कोई भी आदमी का कुछ भी इंटरेस्ट हो, बच्चे का कुछ भी इंटरेस्ट हो, वहां पे पापा जो बोलेंगे वही होगा और कोई आपको फ्रीडम नहीं है। महिलाएं घर से बाहर जाकर के अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन वहां पे जो हस्बैंड है वो आपको अलाउ नहीं करता। अगर आप इन्हीं आदर्शों पे अपने घर का रूल बुक डिजाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे डिजाइन कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप हो सकता है कि अपने घर को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि आपके घर के सभी सदस्य बाहर निकल करके पढ़े, स्किल्स डेवलप करें और आगे जाके काम करें, उनके पास अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो एक बेहतर घर बनाना चाहते हैं, एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां आपका वातावरण काफी अच्छा हो, तो आप इन्हीं सिद्धांतों को सेंटर में रख करके अपने घर का रूल बुक बनाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से ये देश आपका घर है। इस देश को आप कैसे देखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले कल के लिए? एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां पे पेड़ ना हो, एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां पे स्वच्छ हवाएं ना हो, एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां पे आपने जिनको चुन रखा है वही आपके अधिकारों का दमन करे, एक ऐसा देश देखना चाहते हो जहां पे स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवाएं ना मिले, एक ऐसा देश देखना चाहते हो जहां पे आप कुछ बोल नहीं पाओगे, अपने इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पाओगे, एक ऐसा देश देखना चाहते हो जहां पे आपके इलाज के लिए आने वाले टाइम पे फर्जी डॉक्टर्स अवेलेबल हो और वो आपके जान के साथ खेले, ऐसा देश देखना चाहते हो। आप ऐसा देश देखना चाहते हो जहां की एजुकेशन सिस्टम बद से बदतर है। आपका अगर यही आदर्श है तो आप इन्हीं आधारों पर अपना रूल बुक डिजाइन कर दोगे कि गवर्नमेंट जो है वो सभी पेड़ काट दे, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए, इस तरीके का आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख दोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पर्पस होता है कि जिस तरीके का आप देश देखना चाहते हैं, जिस तरीके का आप घर बनाना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि वो कौन से आइडियल्स है, वो कौन से आदर्श है जिस आदर्श पे संविधान को लिखा जाएगा। ठीक है, आइडियल्स दैट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ए काइंड ऑफ ए कंट्री दैट वी सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। हम कैसे देश में रहना चाहते हैं, हम वैसे देश बनाने के लिए उन आइडियल्स को ध्यान में रखेंगे कि अगर इन आइडियल्स को फॉलो किया जाएगा तो हम जिस तरीके का देश चाहते हैं उसी तरीके का देश हमारा बनेगा, क्योंकि संविधान इस तरीके से बना हुआ है और ये संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलेगा। इसको अलग भाषा में अगर समझे, अदर वे में, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस, संविधान आपसे कहता है व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी इज। आपका फंडामेंटल सोसाइटी, आपके समाज का फंडामेंटल नेचर कैसा होना चाहिए, जैसे आपके घर का नेचर कैसा होना चाहिए। आई बात समझ? तो आपके एग्जाम में ये दोनों लाइन लिख दिया जाएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे कि भाई हम कौन सा चीज को टिक करें। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख दिया जाएगा कि भारत, किसी भी देश के संविधान का ये पर्पस होता है कि व्हाट टाइप ऑफ द सोसाइटी यू आर एस्पायरिंग फॉर, उसका फंडामेंटल नेचर कैसा हो ये डिसाइड करता है, या फिर विच आइडियल्स आर देयर, द कॉन्स्टिट्यूशन विल टेल यू which ideals are there for the future of this country। ये हो सकता है। तो पहला आप चीज समझ गए, there should be certain ideal for the future of the country। कुछ आदर्श होने चाहिए जिस तरीके का देश आप एस्पायर कर रहे हैं। ये है पहला पर्पस होता है किसी भी देश के संविधान के लिए। हम बात करते हैं दूसरे पे बात करेंगे, लेकिन दूसरे पर्पस पे भी बात करेंगे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो अभी हमने देखा है। जैसे नेपाल का एग्जाम्पल है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जाम्पल जो ये क्लास हो रही है वो काफी जरूरी है। आप देख रहे हैं कि लोग आंदोलन कर रहे हैं। सवाल है कि ये आंदोलन करना गलत है या सही है। सवाल है कि उसका डिमांड क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका एजेंडा क्या है। अगर आज स्टूडेंट सड़कों पे उतर करके शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, या इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि जो जिनको उन्होंने चुन करके भेजा है, जो सरकार है, वो अकाउंटेबल है या नहीं। अगर कोई सरकार अकाउंटेबल नहीं है तो उसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए लोग सड़कों पे उतरेंगे ही, आंदोलन करेंगे ही। शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम आ रही है, नीट एग्जाम लीक हो रहा है, इतने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं और कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, धांधलियां हो रही है, सीबीएसई एग्जाम के टेंडर में घोटाला हो रहा है, और सीयूटी पीजी के एग्जाम्स में हो या रीनीट का जो एग्जाम हुआ उसको लेकर के भी खबरें आ रही है कि किस तरीके की धांधली वहां पे भी देखने को मिल रही है। अगर इस तरीके का डिमांड है तो जाहिर सी बात है कि चुनी हुई सरकार को, जिसको आपने वोट दे करके चुना है, आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, पावर उनको आपने दिया है, तो आप उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए आंदोलन करेंगे। इसी तरीके से नेपाल में 1990 में संविधान लिखा गया। उस संविधान में लिखा गया कि भैया जो संविधान फाइनल अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, किंग की होगी। और यही वो प्रॉब्लम था कि किंग अपने मनमाने तरीके से देश को गवर्न करने लगे, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने लगे, और जो देश की जनता है उसको त्राही त्राही करके उनके अधिकारों का हनन करने लगे। ऐसी सिचुएशन में 1990 में प्रोटेस्ट होता है जो वहां के लोग करते हैं। क्लियर है? आप देख रहे हैं ये पिक्चर। द कंट्री ऑफ नेपाल विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। देयर वाज पीपल स्ट्रगल इन 1990 में हुआ, जिन्होंने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की 12 साल के बाद। 2008 में फाइनली जाकर के नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। ये जो डेमोक्रेसी है वो एक आइडियल है कि हम अपने देश को
डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए संविधान लिखना पड़ेगा, संविधान बनाना पड़ेगा। और अगर संविधान में ही डेमोक्रेटिक नेशन नहीं लिखा हुआ है, वो आइडियल्स नहीं है, तो उन संविधान को बदलना भी पड़ेगा। ठीक है। इन अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र जो थे, उन्होंने citing the moist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army resistance. Then the king then finally took over as the head of the government. 2005 में किंग ने took over कर लिया head of the government in 2005. In November 2005, Moist joined other political parties. 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया और फाइनली डेमोक्रेसी एंड पीस स्टैब्लिश की गई 2006 में। फिर पता चलता है कि जिनको चुन करके भेजा गया फिर वही किंग की तरह एक्ट करने लग गए, एक ऑटोक्रेट की तरह एक्ट करने लग गए। और फिर आपको पता है कि जेंजी रेवोल्यूशन होता है नेपाल के अंदर, और जेंजी रेवोल्यूशन के बाद फाइनली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की जाती है। यस और नो? दिस पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगन गेनिंग इमेंस फोर्स, इट रिपीटेडली रिफ्यूज्ड स्मॉल कंसेशन दैट किंग मेड, एंड फाइनली इन अप्रैल 2006 द किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट। किंग ने थर्ड पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इन 2007 नेपाल अडॉप्टेड अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया एंड द अबव फोटो शोज द सीन ऑफ द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006। इस तरीके की मूवमेंट हुई और फाइनली डेमोक्रेसी 2006-2008 में अडॉप्ट किया गया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal, the country that border India on the north। आपको पता है कि नेपाल भारत से सटा हुआ, यानी भारत के बिहार राज्य से सटा हुआ एक देश है। Until quite recently नेपाल was a monarchy। पहले क्या था, 1990 तक नेपाल एक मोनार्की था जो राजा के द्वारा चलाया जाता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल में संविधान नहीं था। नेपाल में 1990 में भी संविधान था, और संविधान क्या कहता था कि फाइनल ऑथोरिटी रेस्टेड विद द किंग। जो फाइनल ऑथोरिटी है वो राजा के पास है, राजा जो चाहेगा वो करेगा। राजा मेलोडी खिलाना चाहेगा तो वो मेलोडी खिलाएगा, राजा चुप्पी साध करके 12 साल तक रहना चाहेगा तो 12 साल रहेगा। अगर कोई आदमी हंगर स्ट्राइक 111 दिन तक कर रहा है, उससे बात नहीं करना, राजा जो चाहेगा वो करेगा। इस तरीके की सिचुएशन नेपाल के अंदर भी हुआ करती थी, जो राजा रूल कर रहा है। ठीक है, और संविधान है वहां पे, तो फाइनल ऑथोरिटी जो है वो संविधान के पास है। अब पीपल मूवमेंट नेपाल में होता है, आप देख रहे हैं कि 1990 से लेकर 2006 तक पीपल रिवोल्ट होता है, और फाइनली 2006 में किंग को ओवरथ्रो करके जो पावर है उनकी, इसको एंड कर दिया जाता है और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया जाता है। तो नेपाल एक डेमोक्रेटिक नेशन बन जाता है, यानी लोकतंत्र, यानी जनता के द्वारा चलाया जाने वाला देश बन जाता है। द रीजन दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए आगे नहीं लागू रखना चाहते थे क्योंकि उस संविधान के अंदर जो आइडियल था कि द अल्टीमेट पावर या सुप्रीम पावर विल लाई टू द किंग, राजा के पास ही सबसे अंतरिम शक्तियां होगी, वो ऐसा संविधान नहीं चाहते थे। असली पावर जो है वो जनता के हाथों में होनी चाहिए, वो ऐसा संविधान चाहते थे। इसलिए उस संविधान को भी खत्म करके एक नया संविधान लिखने की डिमांड की गई, और नए संविधान में ये सुनिश्चित किया गया कि नेपाल एक डेमोक्रेटिक नेशन होगा और जो पावर है वो जनता में निहित होगा, जिस तरीके से भारत में निहित है। आई बात समझ? एज इन द गेम। अब ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि जो आइडियल्स है, यानी आइडियल्स का मतलब होता है रूल्स, जो रूल्स है, और रूल्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जिस तरीके का देश हम एस्पायर कर रहे हैं। मान लीजिए कि क्रिकेट का अलग रूल होता है, फुटबॉल का अलग रूल होता है, जैसे अगर आप रूल चेंज कर देंगे तो गेम का नेचर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए देश में जो राजा के पास सुप्रीम ऑथोरिटी होगी, वो संविधान उसको ये सुप्रीम ऑथोरिटी बनाता है। इसका मतलब नहीं है कि संविधान हो गया तो इसका मतलब ही है कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि आइडियल ये था कि किंग विल हैव द सुप्रीम ऑथोरिटी। भैया वो जनता को नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक नेशन स्टैब्लिश करने के लिए जनता के हाथों में पावर होनी चाहिए। तो वहां की जनता ने प्रोटेस्ट करके नेपाल के राजा के पावर को एंड किया और संविधान लागू, नई संविधान, उस संविधान को ओवरथ्रो करने की बात कही और नए संविधान को उस संविधान की जगह पर लागू करने की बात की गई कि एक नया संविधान लिखा जाएगा जिसमें जो आइडियल्स होंगे वो ऐसे होंगे जो जैसा देश, जैसा नेपाल हम चाहते हैं। क्लियर है? तो नेपाल, अब बहुत सारे लीडर्स का आज आप स्टेटमेंट सुनेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि हम भारत को नेपाल नहीं बनने देंगे। तो क्या करे भाई, राजा रूल करे, हाँ, नेपाल नहीं बनने देंगे। नेपाल ने तो भैया ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, किंग के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करके एक सरकार बनाई डेमोक्रेसी लाने के लिए। फिर वही सरकार किंग की तरह एक्ट करने लग गया, तो किंग को जेंजी रेवोल्यूशन करके हटाएंगे नहीं, क्योंकि ट्रू डेमोक्रेसी लाइज विद द गवर्नमेंट। सो यही चीज होती है कि जनता के द्वारा जब पावर को स्टैब्लिश किया जाता है तो आंदोलन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज करी गई। आई बात द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये है पहला पर्पस। आप समझ गए होंगे कि एग्जांपल्स के थ्रू कि पहला पर्पस क्या था। देयर शुड बी सर्टेन आइडियल्स, आदर्श होने चाहिए जैसा देश हम चाहते हैं। अगर हमारे देश का आदर्श बदल जाता है तो हम संविधान को भी बदलने का काम करेंगे। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा पर्पस है
कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, उसका नेचर कैसा है। अब नेचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लेते हैं हमने अपने देश को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया। डिक्टेटरशिप भी पॉलिटिकल सिस्टम होती है। पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ क्या है? राजनीतिक सिस्टम यानी तंत्र। देखिए, जनता तो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं चलाएगी क्योंकि जनता काफी लार्ज नंबर में होती है। तो जनता क्या करती है? पॉलिटिकल सिस्टम को स्टैब्लिश करती है। पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी स्टैब्लिश होती है कि वो जो सिस्टम बनी है, अल्टीमेट पावर जनता पे होगा, लेकिन जनता कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और उनको उस सिस्टम में बिठाएंगे। उस सिस्टम का काम होगा कि देश को आगे चलाना। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि कोई देश अगर है तो किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, इस चीज पर भी बात होनी चाहिए। संविधान ये डिफाइन करता है कि आपके देश के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी सिस्टम है, जैसे चाइना में होता है। वहां के संविधान ने लिख दिया वन पार्टी सिस्टम की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही सारी चीजें होंगी, डेमोक्रेसी नाम का होगा। सिमिलरली मान लेते हैं कि संविधान में लिख दिया गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली पे होगी, अध्यक्षीय प्रणाली पे होगी, तानाशाही प्रणाली पे होगी, ऑटोक्रेटिक होगा, या कुछ ओलिगार्की होगी, लाइक कुछ लोग ही मिलकर के सरकार चलाएंगे। तो नेचर कैसा है वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा। अगर डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और सरकार किस तरीके से काम करेगी, वो पूरा पॉलिटिकल तंत्र किस तरीके से काम करेगा, वो भी संविधान बनाने का काम होता है, संविधान बताने का काम करता है। तो संविधान का दूसरा पर्पस है कि संविधान ये तय करेगा कि किस तरीके का देश हम चाहते हैं, और जैसा देश चाहते हैं तो उस देश को वैसा बनाने के लिए हमें पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा होगा जिसकी वजह से हम उस तरीके का देश एस्पायर कर रहे हैं, उस तरीके के देश हम बना सकते हैं जैसा हम फ्यूचर में चाहते हैं। इसलिए किसी देश का नेचर, किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा है, संविधान का ये दूसरा पर्पस होता है। इसलिए दूसरा पर्पस आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन करने का काम करती है। आई बात समझ या नहीं? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेपाल का अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो राजा के द्वारा रूल किया जाएगा और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रूल किया जाएगा। ठीक है, अब जो संविधान आज के डेट में बना है वो ये कहता है कि राजा नहीं, पीपल के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा रूल किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो दूसरी सिस्टम है। अब हम उसकी भी खामियों पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में हमारी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसी है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, लोकतंत्र की सरकार होनी चाहिए। कैसी पॉलिटी चाहिए हमें, कैसी गवर्नमेंट चाहिए? द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, बताती है दैट गवर्न्स द डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। एक डेमोक्रेसी में वी चूज आवर लीडर, एक डेमोक्रेसी के अंदर हम अपने लीडर्स चुनते हैं, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन द बिहाफ। एक लोकतंत्र में हम लीडर्स चुनते हैं कि वो हमारे बिहाफ में, हमारे लिए, मतलब वो हम पर शासन नहीं करेंगे, हमने उनको दिया है काम, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप हमारे बिहाफ में, हम ये चला सकते हैं देश, मगर हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास और भी अदर काम है, आप हमारे बिहाफ में काम कीजिए। जब आपके बिहाफ में आपने काम करने का पावर उनको दिया है, उनको लीडर बनाया है, तो ये भी सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपके बिहाफ में, आपके लिए, और आप जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से सरकार चला रहे। अगर आप इस स्टेटमेंट को सुनेंगे, एनसीईआरटी की इस स्टेटमेंट को, तो आपको तो कंगना दीदी की जो बात है वो गलत समझ में आएगी कि भैया हमने चुना है, आप हमारे बिहाफ में काम कर रहे हो, आप हमारे लीडर हो, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप हमारे नौकर हो, आप हमारे सेवक हो, आप हमारे राजा नहीं बने हो। ठीक है, और जैसा हम कहेंगे वैसे ही आपको देश चलाना पड़ेगा, अदरवाइज हम अपने लीडर्स को हटाने का भी काम करेंगे। सो इतना ईगो, इतना अहंकार नहीं स्टैब्लिश कर लेना है कि आपने, जनता ने चुना है और जनता को ही कह रहे हैं कि जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो देश कैसे चलेगा और सरकारें कैसे चलेगी और हम कैसे काम करेंगे। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द वे। खैर, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट वी कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। हाउएवर, देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी। जैसा आप देख रहे हैं कि लोगों ने चुन करके सरकार बनाई, सरकार ने शिक्षा मंत्री अपॉइंट किया, और शिक्षा मंत्री अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं कि निहत्थे अहिंसक प्रोटेस्ट पे लाठियां भांज रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये एक मिसयूज ऑफ द ऑथोरिटी है, मिसयूज ऑफ द पावर है, जो आज के डेट में भारत के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि however there is always the possibility, आप मान लिया always वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जिनको आप चुन करके सरकार पे बैठ रहे हैं, 99.9% चांसेस है कि वो अपनी पावर का मिसयूज करेंगे ही करेंगे।
ठीक है, तो ये मिसयूज ना करें, इसके लिए भी संविधान ने कुछ सेफगार्ड बना रखे हैं कि आपने जिनको लीडर चुन रखा है, आपने जो एक्टर्स, हीरो हीरोइन को चुन रखा है, वो जब अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो संविधान आपको ये सेफगार्ड देता है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट कि आप अपने मौलिक अधिकार, जैसे आंदोलन करना एक मौलिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना एक मौलिक अधिकार है, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को साझा करना एक मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकार का यूज करके आप जो अथॉरिटी है उसके मिसयूज करने की जो पावर है उसको आप लिमिट करें, ऐसा संविधान आपको शक्तियां देता है। समझ में आ रही है बात? तो संविधान का यह पर्पस है। द मिसयूज ऑफ द ऑथोरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस। जब कभी भी ऑथोरिटी मिसयूज करती है अपनी शक्तियों का तो हमेशा इनजस्टिस होता है, ये मान करके चलिए। जैसे आज के डेट में आप देख रहे हैं कि आपने किसी को रोड मिनिस्टर बना दिया है, वो जबरदस्ती आपके पेट्रोल की टंकी में E20 यानी गन्ना घुसेड़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और जब वो जबरदस्ती क्यों बोल रहा, क्योंकि वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहे। आपकी गाड़ी, यानी मतलब है कि आपको M साइज की शर्ट आती है, आपको जबरदस्ती पहनाया जा रहा है स्मॉल साइज का शर्ट की पहनना पड़ेगा, आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। तो जब आपने, इसका मतलब है कि हमने आपको चुना, आपको चुन करके भेजा, और आप अपनी पावर का मिसयूज करके E20 की पॉलिसी को जबरदस्ती लोगों पे थोप रहे हैं, जबकि उनकी गाड़ियां उसके लिए कंपेटेबल नहीं है, उसके लिए उनकी माइलेज खत्म हो रही है। और जब लोग आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं अपने मौलिक अधिकार का एक्सरसाइज करके, तो आप कहते हैं कि फालतू की बकवास है, जा करके वहां चेक कराना। भैया किसको नहीं समझ में आता है? इतने सालों से लोग गाड़ियां चला रहे हैं, सबको समझ में आता है कि माइलेज कैसे कम होती है, कम हो रही है। लोगों के गाड़ियों में माइलेज कम हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कम हो रहा है जब से उनके गाड़ियों में E20 जाने लगा। उसके लिए कोई चेकअप की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आप, ये मतलब हो गया कि आपको फीवर आ गया है, तो आप कहेंगे कि नहीं भैया फीवर आया है, इस चीज का आंकलन तभी होगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको फीवर हो गया। भैया मुझे पता है कि फीवर हो गया। ठीक है, तो ये है कि कैसे सरकारें मिसयूज ऑफ द पावर करती है, कैसे सरकारें, गवर्नमेंट जिसको आपने चुन रखा है वो मिसयूज ऑफ द पावर करती है। एग्जाम की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, रेल एक्सीडेंट हो जाए लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी एक पार्ट है जिसको लेने की जरूरत है। तो और जब कभी ऐसा होता है तो हमेशा इनजस्टिस होता है, और इसी इनजस्टिस को आपको एक क्लास के एग्जाम्पल से समझाया गया। इस एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ये कहती है कि क्लास का मॉनिटर है सुरेश, जो बहुत ही ज्यादा बुली करता है, मतलब परेशान करता है स्टूडेंट्स को। तो जाहिर सी बात है क्लास के सारे लोग जो है उनसे खुश नहीं रहेंगे। सो इनको मॉनिटर बनाया गया। एक दिन मिसेस राव जो है, जो क्लास की टीचर थी, वो किसी काम से बाहर चली जाती है, कहती कि अर्जेंट काम है, मैं कुछ देर में आती हूँ, तब तक तुम क्लास की डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, शांति बनाए रखना। लेकिन क्लास पूरा शांत है, पिन ड्रॉप साइलेंट है, लेकिन इस बच्चे को बदला लेना है किसी बच्चे से, क्योंकि ये अक्सर परेशान करता है। तो इसने परेशान करने का एक तरीका निकाला कि जो एक लड़का है अनिल नाम का, जैसे मैम वापस आती है, कहती है कि मैम अनिल हल्ला कर रहा था, जबकि वो हल्ला नहीं भी कर रहा था। तो मैम आकर के अनिल को पनिश करती है कि तुम स्कूल के बाद रुकोगे और 100 बार ये लिखोगे कि मॉनिटर जो है उसको तुम फॉलो करोगे, उसको ओबे करोगे, उसको कभी भी उसकी बातों को डिसोबे नहीं करोगे, ये तुमको लिख करके देना है। अनिल चिल्लाता रह गया कि मेरी गलती क्या है मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे गलती मैडम क्या है, क्योंकि इन्होंने भी अपना मिसयूज ऑफ पावर किया है। गलती मॉनिटर का भी है कि मॉनिटर, आपने बच्चों ने चुन करके मॉनिटर बनाया और वही मॉनिटर उसी बच्चों के खिलाफ एक झूठा केस दायर कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, और मैम बिना जांच किए हुए, बिना बच्चों से पूछे हुए कि क्या अनिल हल्ला कर रहा था, नहीं कर रहा था, उसको पनिश कर देती है। ये होती है मिसयूज ऑफ द पावर। इसे कहा जाता है इनजस्टिस, अत्याचार। ठीक है, ऐसे अत्याचार, ये तो एक क्लासरूम की बात है, घरों में ऐसा अत्याचार होता है, जब आप बाहर निकलेंगे तो अत्याचार होता है। देश तो फिर भी बहुत बड़ा है और सरकारें अपने पावर का इस तरीके से मिसयूज करती है कि पुलिस को लगाया गया है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन पुलिस बैठ करके पत्थर मारती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, डंडों से मार के सर फोड़ देती है और कहती है प्रोटेस्टर को आप शांति बनाए रखें, जबकि खुद शांति को भंग करने का काम करते हैं ऐसे पुलिस वाले। तो यहाँ पे जिसको आपने चुना है, जो आपके रक्षक होने चाहिए, आज के डेट में वो भक्षक बन करके घूम रहे हैं और बच्चों पे, एक निहत्थे बच्चों पर लाठियां बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, और वो भी इतनी ब्रुटैलिटी के साथ जिसका विजुअल्स आप अभी न्यूज चैनल्स पे आप देख भी रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब मिसयूज ऑफ द पावर होता है। इसलिए यह जरूरी है कि कोई तो ऐसी तंत्र हो जो आपको, जो आपके इस इनजस्टिस जो हो रहा है आपके साथ, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो संविधान वो तंत्र होता है जो लोगों को मौलिक अधिकार के रूप में एक शील्ड प्रोवाइड करता है, कवच प्रोवाइड करता है, एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि जब कभी भी गवर्नमेंट टायरेंट हो जाए, गवर्नमेंट की मशीनरी टायरेंट हो जाए, यानी निरंकुश हो जाए और अत्याचार करने लगे, अपने पावर का मिसयूज करके आप पे कोई झूठा केस लगा करके आपको अंदर करने लग जाए, ऐसे सिचुएशन में आप अपने फंडामेंटल राइट का यूज करके
करके आप ऐसे टायरेंट गवर्नमेंट को, ऐसे मिसयूज ऑफ द पावर को रोकने का काम कर सकते हैं। और जब वो भी फेल हो जाए, विफल हो जाए, तब आप ऐसे आंदोलन कर सकते हैं। आई बात समझ? इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल, संविधान कुछ रूल्स बनाता है दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। जो पॉलिटिकल लीडर्स अपनी मिसयूज करते हैं ऑथोरिटी का, ठीक है, जैसे काफिला लेके चल रहे हैं सड़कों पे, एक एक घंटे तक लोगों को लाइन लगा करके छोड़ देते हैं, आपको एग्जाम कंडक्ट करने दिया गया है और आप पेपर लीक जब हो रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। ऐसे मिसयूज ऑफ द जो पावर है उसको रोकने के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स दिए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मेनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। ऐसे रूल संविधान ने फंडामेंटल राइट के सेक्शन जो पार्ट 3 में डाला हुआ है ऐसे लिख रखे। आपको एक क्लास 7 का हमने पढ़ाया था वाल्मीकि, वहां पे भी बता रहा है कि दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक्सपीरियंस आपको स्कूल में देखने को मिला, किस तरीके से स्कूल अपनी ऑथोरिटी का मिसयूज करते हुए उस बच्चे से झाड़ू लगवाती है फील्ड के अंदर और पढ़ाई, उनका जो अधिकार है उसको वंचित करके सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित है। तो ऐसी चीजें इनजस्टिस का पार्ट हो जाती है। इस चीज को लेकर के संविधान के अंदर प्रोविजन है राइट टू इक्वालिटी का, कि सभी के पास समानता का अधिकार है और समानता के अधिकार के तहत हर पर्सन, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है, कि उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 15 के तहत आपको बताया गया है कि कोई भी सिटीजन को कभी भी इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। तो ऐसे इनजस्टिस को रोकने के लिए संविधान के अंदर प्रोविजन है। लेकिन आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि संविधान के अंदर चीजें हो जाने से सिर्फ वो लागू नहीं होती है। संविधान के अंदर ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन आप सोसाइटी में देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब आप अपने दिमाग के अंदर से प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप को जनता निकालेगी और समानता के अधिकार के दिशा में, बेहतर भारत बनाने की दिशा में आप जब काम करेंगे तभी जाकर के चीजें बेहतर होगी। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, चीजें जरूरी है। आई बात समझ? ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सिचुएशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए जरूरी है। इन व्हाट वेज इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग द पावर? किस तरीके से क्लास का जो मॉनिटर है वो मिसयूज कर रहा पावर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ मिनिस्टर मिसयूजिंग द पावर? ऑलरेडी आप आज के भारत के कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं कि मिनिस्टर कैसे अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये डिसाइड कर रहे हैं कि पेट्रोल और पेट्रोलियम मिनिस्टर सोए हुए हैं कि E20 जाएगा, आप मैंडेटरी करना है, और वो सिग्नेचर कर रहे हैं कि E20 की पॉलिसी को हम मैंडेटरी कर रहे हैं। E85 आएगा, E100 आएगा। किससे पूछा? किसने मांगा? किसी ने मांगा? नहीं मांगा। अब जब गाड़ियां कंपैटिबल नहीं है और इतनी सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, सो देयर इज नो नीड ऑफ E20, राइट? और वो भी जबरदस्ती थोप देना, तो ये आपके ऑथोरिटी का मिसयूज ऑफ द पावर है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर द साउंड टेक्निकल रीजन। रिफ्यूज कर देती है, कोई प्रोजेक्ट अच्छा काम करना चाहती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, कुछ अच्छा काम करना चाहती है, तो उसको रिफ्यूज कर देती है, सैंक्शन ही नहीं देती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन देती है जो इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दे, पानियों को खत्म कर दे, ठीक है, जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थ्रेटेंड टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू रफ अप हिज नेबर। बहुत सब टाइम पे आपने देखा होगा कि थ्रेटेंड करते हैं, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज करके आपको डराते हैं, धमकाते हैं। कॉल अप टू पुलिस स्टेशन आस्किंग देम नॉट टू रजिस्टर अ कंप्लेंट। और जब कभी कोई हादसा हो जाता है तो फोन करके घुमा देते हैं कि कंप्लेन इस व्यक्ति का रजिस्टर नहीं किया जाए। ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको बताया गया है कि किस तरीके से सरकारें, जो आपकी चुने हुए लीडर्स हैं, वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। Another important function that a constitution plays in a democracy to ensure that कि एक डोमिनेंट ग्रुप है, अगर किसी समाज में एक डोमिनेंट ग्रुप है, मान लेते हैं कास्ट, क्रीड, समुदाय, जेंडर, किसी भी आधार पर एक डोमिनेंट ग्रुप है या फिर कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो डोमिनेंट है, वो क्या करेगी? जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक में लोग हैं, उसके ऊपर अत्याचार करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से दिया जाता है कि क्लास में लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं, और क्लास में एक ही खेल खेलना होगा। तो आज लड़कियां डिसाइड करती है कि चलो आज बास्केटबॉल का खेल खेलते हैं। लड़का कहता है नहीं, क्रिकेट खेलेंगे। तो बोलता है तय कैसे होगा? तय ऐसे होगा, जो लोग ज्यादा मेजोरिटी में वही तय करेगा। तो लड़के मेजोरिटी में थे, उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेला जाएगा, और उसके बाद वो खुश हो गए, हंस गए। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट। हम लोगों को वही करना पड़ता है जो क्लास में बॉयज चाहते हैं, क्योंकि बॉयज मेजोरिटी में है। तो सब लोग मिलकर के अल्लाह कहते हैं हम लोगों को ये खेलना, ये खेलना। जो माइनॉरिटीज है उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर आल्सो हर्ड। सो मैम को ये डिसाइड करना पड़ेगा या सर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों लोग, जो दोनों की इच्छाएं हैं और लॉजिकल इच्छाएं हैं, जेन्युइन इच्छाएं हैं, वो कैसे फुलफिल हो। तो लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती तो खेल ले, या फिर कुछ दिन बास्केटबॉल का खेल हो जाए, कुछ दिन क्रिकेट का खेल हो जाए, जिससे एक इक्वालिटी हो, दोनों के इंटरेस्ट
इक्वली सर्व हो, ये चीज डिसाइड करने का काम किसका है? मैम का है, स्कूल के अंदर टीचर्स का है। ठीक है, हु इज इन माइनॉरिटी इन दिस अबव स्टोरी बोर्ड? स्टोरी बोर्ड में आपको पता है कि माइनॉरिटीज महिलाएं हैं। इसी तरीके से समाज में बहुत सारे माइनॉरिटीज होते हैं, कम्युनिटीज है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है, महिलाएं माइनॉरिटीज में होती है, बहुत सारे लोग माइनॉरिटीज में होते हैं। ठीक है, तो जो डोमिनेंट ग्रुप है वो क्या करते हैं? ऐसे माइनॉरिटीज के अधिकार और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जबकि ये उनका अधिकार नहीं होता है। सो सच अनहेल्दी सिचुएशन ऐसा होता है इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू वेयर मेजोरिटी कैन कंटिन्यूअसली इन्फोर्स करता है अपने डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट करता है कि दिस इज द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। ये क्या है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। जब मेजोरिटी लोग ये एक्सरसाइज करने लगते हैं कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अब मेजोरिटी लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा नारा किसको देना है, नहीं देना है, कैसे खाना खाना है, नहीं खाना है। ठीक है, अब ये मेजोरिटी ग्रुप डिसाइड करेंगे। ठीक है, मनोज तिवारी जैसे लोग ये डिसाइड करेंगे कि भैया मछली जो है हमने बिना लहसुन प्याज के बनाया था, तो वो क्या है? सात्विक भोजन है। अब वो डिसाइड करेंगे कि सात्विक भोजन क्या है। तो जब मेजोरिटी इस तरीके से चीजों को खेलते हैं, करते हैं, और दूसरे लोग क्या खाते हैं, किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, मान लेते हैं बहुत सारे इन्फ्रिंज एलिमेंट निकल करके आ जाते हैं, वो ये कहते हैं लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनना है, पार्क में नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है। तो उनके इंटरेस्ट जो है, उन माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है, उसके हनन करने का काम कंटिन्यूअसली होता है, जिसे हम बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान ऐसे रूल्स बनाता है जो इंश्योर करता है कि माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, जो भी not excluded from anything that is the routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this. हमें another reason क्या है कि हमें prevent करना है the tyranny of the majority. Tyranny of the majority. जो आतंक है मेजोरिटी का, उसको हमको कंट्रोल करना है, उससे बचाना है, और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। दिस कैन रेफर टू द वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। जैसे आप देखते हैं कि घरों में भी पुरुष जो है महिलाओं पे डोमिनेट करते हैं, जो कमजोर है, ये बेसिक सा चीज है, जो कमजोर है उस पर डोमिनेट करते हैं। पुलिस जो है निहत्थे लोगों पर लाठियां चलाते हैं, तो उनको मजबूर करते हैं। तो ये जो मेजोरिटी की जो टायरनी है और जो माइनॉरिटीज पे वो अत्याचार कंटिन्यूअसली करते हैं, उसको भी कंटेन, उसको भी प्रिवेंट करने का काम संविधान करता है। ये है आपका थर्ड पर्पस। क्लियर है? आते हैं यहाँ पे थर्ड सिग्निफिकेंट लिखा है, लेकिन आप इसे फोर्थ मानिए। फोर्थ सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। हमें खुद को भी खुद से बचाना है। अब आपको ये सुन करके काफी स्ट्रेंज लग रहा होगा, क्योंकि बुक भी यही बात लिखता है, दिस में साउंड स्ट्रेंज, बट व्हाट इज मींट बाय दिस इज दैट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी इच्छाएं होती है और उसको हम इंपोज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब थार की गाड़ियां लेकर के 120 की स्पीड पे निकल गए, ये हमारा इंटरेस्ट था, लेकिन आपका इंटरेस्ट से किसी लोगों का जान जा सकता है। तो आपको यह देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज हो सकता है आपके चुने हुए लीडर का अपना इंटरेस्ट सर्व करना है कि हमें देश में ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है, जबकि किसी ने बोला नहीं है वो करने को। लेकिन क्या वो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें खुद को भी अपने ही इंटरेस्ट से बचाना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, खतरा हो सकता है, जो एक ऐसा देश बनने की दिशा में कारगर सिद्ध नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है, एक बच्चे का एग्जाम है, टेस्ट है, लेकिन उसका एक शो भी आने वाला है टीवी पे, जिसको वो देखना चाहती है। जाहिर सी बात है। अब लेकिन वो अपने एग्जाम की वजह से उस शो को इग्नोर भी करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि घर पे बैठ करके माता पिता टीवी देख रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि उस बच्चे के अंदर एक टेम्पटेशन हो रहा होगा कि हम भी टीवी देखें और देखते हैं एग्जाम जैसे तैसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी सिचुएशन में आपको देखना होगा कि लार्जर इंटरेस्ट क्या है, कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर करे और एग्जाम क्रैक करे और चीजें हो। तो इसके लिए आपको भी अपने इंटरेस्ट का त्याग देना होगा कि हम उनके सामने ये टीवी ना देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हॉस्पिटल में है या देश में मान लेते हैं कुछ लोग, कहीं पे कोई हादसा हो गया, कुछ चीजें हो गई है, अब बैठ करके राजनीतिक दल बैठ करके डांस कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि महिलाओं के प्रति जब अत्याचार हो रहा होता है देश में, तो महिला आयोग की अध्यक्ष जो है रील बना करके गाना गा रही है, डांस कर रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी आपको अपने इंटरेस्ट को पीछे रखना होता है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की वजह से एक लार्जर इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। तो कभी कभी खुद को भी सेव करने के लिए हमें अपने इंटरेस्ट को पीछे रखना होता है। हो सकता है हमारा इंटरेस्ट है ये खाने का, वो खाने का, लेकिन आपको देखना है कि हम अपने इंटरेस्ट को दूसरों पे ना थोपे, ये जरूरी है। ठीक है? तो संविधान इस चीज को भी इंश्योर करता है भी। ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस।
लुक एट द स्टोरी बोर्ड, आपने देख लिया, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो, इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, मेरा भी मन करेगा कि हम देखें, इससे अच्छा है आप भी बंद कर दीजिए, हम भी पढ़ने चले जाते हैं। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत ज्यादा धर्म के नाम पर पोलराइजेशन हो गया है, ध्रुवीकरण, और सब लोग रोड पे झंडे लेकर के निकल जा रहे हैं और किसी को भी पकड़ करके मारना शुरू कर दे रहे, किसी से भी कह रहे कि इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। बहुत लोग गोदी मीडिया के न्यूज देख रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि आने वाले समय में यही इंटरेस्ट आपके लिए एक विनाश का कारण बनेगा, जो लार्जर इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। इस तरीके का पोलराइज्ड एनवायरनमेंट, इस तरीके की वातावरण किसी भी देश को विश्व गुरु तो नहीं बना सकती, विश्व के गटर के रूप में जरूर टॉप पे पहुंचा सकती है। इसलिए आपको समझना होगा कि हमें किसको सपोर्ट करना है, नहीं करना है, किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। जब शिक्षा पे बात हो रही, हो सकता है कि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन बात यहाँ पे शिक्षा की है, तो यहाँ पे लार्जर इंटरेस्ट, देश की एजुकेशन सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। तो जब ऐसी चीज है तो आपको एक समर्थन देने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पसंद नापसंद सबको पीछे रखना होता है। आज बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे चीज है, आप अपना इंटरेस्ट, आप डर के कारण हो या लालच के कारण हो, आप कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं या कुछ आगे सामने नहीं आ रहे। ये आपको समझना होगा कि आपका इंटरेस्ट तो सर्व हो रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट आपने आने वाले देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए शायद वो पर्पसफुल सर्व ना करे। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट, जैसे बहुत लोग हैं, आप भारत में भी सुनते होंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, पार्टी पॉलिटिक्स इतना एक्रोनिमस हो चुका है दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट द थिंग्स राइट। हमें एक डिक्टेटर चाहिए, या फिर हम एक ऐसे लीडर को चुन ले जो डिक्टेटर की तरह काम करे, और चुन लेते हैं, फिर वो डिक्टेटर की तरह काम करता है। फिर आपको रियलाइज होता है कि यही डिक्टेटर, यही जो जिसको आपने चुना है, वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हर एक आदमी के इंटरेस्ट को खत्म करने पे तुले पड़े रहते हैं। यही चीज स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, इस इमोशन की वजह से दे माइट नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेटर रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। भारत देश में या किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों के इंटरेस्ट को खत्म करने का काम करेगा। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा होता है जो नॉट अलाउ दिस विम्स, इस तरीके की जो लोगों की विम्स है, जैसे पोलराइजेशन करने की विम्स है, ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पे, जात के नाम पर, या किसी लीडर को भगवान बनाने के नाम पर, ये जो विम्स है, या किसी को अनलिमिटेड पावर देने के नाम पर, ठीक है, या आपकी पॉलिटिकल पार्टी खाली जीत रही है चाहे बाय हुक्स और क्रुक्स, ये आपको बहुत खुशी हो जा रही है, झंडे गाड़ दे रहे हैं आप, स्टेटस लगा दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस तरीके की चीजें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि जिस तरीके का देश आप चाहते थे भारत या किसी भी कंट्री के लिए, वो कभी भी सर्व नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जो भी हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर एक स्ट्राइक करेगा। इसलिए इस तरीके की जो फैंसी विम्स है किसी भी इंसान की, किसी भी लोगों की, तो उसको ये समझना होगा कि आज आपके इंटरेस्ट और आपकी फैंटेसीज पूरी हो रही है, आपकी पसंद पूरी हो रही है, लेकिन एक लार्जर देश के लिए, एक लार्जर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वो सही नहीं हो सकता आने वाले। और वो एक दिन रियलाइज होगा। जर्मनी में हिटलर के समय लोगों को रियलाइज हुआ, मुसोलिनी के समय रियलाइज हुआ, सभी देशों में, नेपाल में भी इस तरीके की चीजों का रियलाइजेशन होता है। हर जगह ये रियलाइजेशन होता है और वो बाद में होता है, लेकिन समय इतना ना चला जाए कि एक पूरी पीढ़ी नेस्तनाबूद और खत्म हो जाए, जो एक गुलामी की जंजीर में वापस फंस जाए, जिस तरीके से अंग्रेजों के कालों में फंस गई थी। तो कभी कभी अपने विम्स को भी पीछे रखना होता है, लॉजिक का यूज करना होता है कि हमारे इस तरीके की रिलीजियस अप्रोर और इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी की जो सपोर्ट है और फैंटेसीज है, ठीक है, उसको लेकर के अंधभक्ति में आप देश के बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हैं, जो आपके ही एक दिन, आज पेट्रोल सब भरा रहे हैं, जिन्होंने वोट किया वो भी भरा रहे, जिन्होंने नहीं किया वो भी वोट भरा। मुझे तो हंसी आती है इस बात की कि चलो भैया, जिन लोगों ने वोट नहीं किया उनके पेट्रोल के टंकी में गन्ने घुसेड़े जा रहे हैं या डाले जा रहे हैं, तो चलो उससे कोई प्रॉब्लम उनको तो नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन तो भैया हमारी टंकी में तो गन्ना तो डलेगा ही। लेकिन हैरान मजे की बात यह है कि जिन्होंने उन्हें चुना है, जिन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमने जिनको चुना है और हम जिनका दिन भर झंडा उठा करके घूम रहे थे, एक दिन गन्ना पेट्रोल की टंकी में वो डाल देंगे, और वो दिन दूर नहीं है कि डंडे कहीं और भी जा करके किए जाए, जैसा मीम्स में आप लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। और क्लास 8 का एनसीईआरटी जो एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके की विम्स जो है, या इस तरीके की जो भेड़ तंत्र है, मोबोक्रेसी है,
वो अल्टीमेटली कुछ सर्व नहीं करने वाली है आगे चल करके। कि आप किसी लीडर को भगवान ही बना दे रहे हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान का रूप में अवतरित होकर के आए हैं और द गॉड कुछ भी वो गलत नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके फेवरेट है। तो ऐसी मानसिकता इस देश को या किसी भी देश को कहीं और पहुंचा सकती है। ये बात समझने की जरूरत है जो आपको क्लास के 8 का एनसीईआरटी बताने का काम कर रहा है। आई बात समझ। अब यहाँ पे आपने देखा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पर्पसेज हैं वो आपने देख रखा है कि पर्पसेज वहां आपको लिखना है। 4 पर्पसेज आपको बताए गए हैं। इन चारों पर्पसेज लाइन बाय लाइन आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ हम ये देखते हैं कि चलिए ठीक है, संविधान का पर्पस तो समझ गए। अब हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे भारत देश का संविधान इस तरीके से लिखा गया है जो हमारे आइडियल्स को सर्व करता है, जिस तरीके से हमारे देश की जनता एक नेशन चाहती है, क्या उसको सर्व करता है या नहीं। आप देख रहे हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी आते तक भारतीय राष्ट्र आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी सभी लोगों को पता चल गया था कि हम स्वतंत्र भारत किस तरीके का चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान जो अत्याचार 150 सालों तक भारत के लोगों ने झेला था, वो ये समझ चुके थे कि इस तरीके का सरकार नहीं चाहिए। और कोई भी सरकार आने वाले समय में आता है तो वो भी अंग्रेज की तरह हो जाएगा, जो आप देख भी रहे हैं आज के डेट में कि अंग्रेजों की तरह हमारे देश की सरकार भी एक्ट कर रही है, हो जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखा गया। लेकिन आज संविधान कितना फॉलो हो रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसका सवाल का जवाब आपको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे, उन्होंने नहीं बनाया था। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उससे प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार भी होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। पहली चीज तो नेचर ऑफ द गवर्नमेंट कैसा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। अब उसको गठन कैसे करना है, यह चीज भी इंश्योर किया गया। उसके कामकाज के नियम क्या होंगे, यह काम किसी एक आदमी का नहीं था, इसलिए संविधान सभा बनाया गया। और संविधान सभा में यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, 389 मेंबर्स की जगह मिली। 389 मेंबर्स का प्रोविजन बना और 389 लोगों को यहाँ पे चुन करके भेजा गया, जिसमें प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतों के लोग थे और ब्रिटिश सरकार के अंदर जो लैंड्स आते थे, जो एरियाज आते थे, वहां के जो प्रांतीय सरकार थे, उनका रिप्रेजेंटेशन था इनमें। बाद में पाकिस्तान बनने की वजह से ये जो नंबर है वो 299 का हो गया। और फाइनली आपको पता है कि संविधान जो भारत का है वो सेपरेट एक अलग से संविधान बनता है, जहां पे इतने सारे लोगों ने मिल करके हमेशा डेलिब्रेशन करके, डिस्कशन करके एक संविधान बनाया कि भारत का संविधान किस तरह का होना चाहिए। आई बात समझ या नहीं समझ में आई? इस संविधान को बनाने में 2 साल लग गए। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान बना, 1946 को संविधान गठन हुआ। ठीक है, 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया गया, जो आगे चल करके भारत के संविधान के प्रियम्बल के रूप में आपको देखने को मिलता है। और कुल मिलाकर के 26 नवंबर 1949 को संविधान आपको अडॉप्ट कर लिया गया, इस पे सिग्नेचर हो गए, बनकर तैयार हो गया, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसको इन्फोर्स कर दिया गया। क्या किया गया? इन्फोर्स कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेट था फ्रीडम मूवमेंट के समय, जब भारत के राष्ट्रवादी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को। इसलिए इस दिन की इंपॉर्टेंस, महत्व को रखते हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया, यानी लागू किया गया। जबकि संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। कब इसको अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर। और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनाने का जो कार्यकाल था वो कुल मिलाकर के 2 ईयर्स, 2 साल, 11 महीने, 11 मंथ्स और 18 दिन लग गए थे सभी को बनाने में, जिसमें बहुत सारे कमिटीज बनाई गई और कमिटी बना करके बहुत सारे लोगों के विचार लिए गए, उस पर डेलिब्रेट डिस्कशंस हुए और उसके बाद फाइनली 2 साल, 11 महीने, 18 दिन के बाद भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया। आई बात समझ? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमिटी संविधान के अंदर बहुत सारी कमिटीज थी। ड्राफ्टिंग कमिटी के वो क्या थे? चेयरमैन थे।
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए यानी संविधान इन्होंने ही लिखने का काम किया है, इसलिए इन्हें संविधान का फादर कहा जाता है, नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जो मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 389 मेंबर्स चुन करके पहुंचे थे, उनमें से कुछ लोग प्रिंसली स्टेट के थे, 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट के थे, बाकी के जो लोग थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की वजह से आए थे। उनका चुनाव यानी डायरेक्टली लोगों ने उनको नहीं चुना था, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आए थे। कैसे? जो राज्यों के अंदर यानी प्रांतों के अंदर जो असेंबली थी, जहां पे लोगों ने इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्ट करके उनको भेजा था, वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुनते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जनता को ही रिप्रेजेंट करने का काम करती थी। और जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे उन्होंने नॉमिनेट करके अपने मेंबर्स भेजे थे, तो इसलिए इसे कहा जाता है पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी, लेकिन डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और इसको काम दिया गया कि किस तरीके से भारत का संविधान लिखना चाहिए, जिसमें वो सभी आइडियल्स हो, एक विजनरी डॉक्यूमेंट बनाया जाए जो रिफ्लेक्ट करे रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, जो भारत की विविधता है उसको मेंटेन करे, प्रिजर्विंग करे नेशनल यूनिटी, भारत की अखंडता को भी मेंटेन करते हुए संविधान को लिखे। क्लियर है? अब कुछ फीचर्स हैं, अब हमें देखने हैं कि हमारा जो संविधान लिख दिया गया 1950 में लागू किया गया, 1949 में जो लिख दिया गया, हमारे संविधान का वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको क्लास 8 का एनसीईआरटी बताता है, जो हमारे संविधान का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पहला फीचर है फेडरलिज्म यानी संघवाद। भारत का जो सरकार, भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम यानी गवर्नमेंट सिस्टम जब स्टैब्लिश करी जाएगी, भारत का संविधान ये कहता है कि वो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होगी। कैसी होगी? 3 टियर गवर्नमेंट होगी, यानी जो सरकारें चलाई जाएगी वो 3 स्तर पे चलाई जाएगी, एक सेंटर पे, एक स्टेट के पे और एक लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के स्तर पर। ठीक है, जो पॉलिसीज बनानी है वो तीनों स्तर पे की जाएगी और जिसको इंप्लीमेंट करने का काम भी तीनों स्तर पर अलग अलग तरीके से किया जाएगा। यही बात है। तो अब क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछता है, पहला चीज कि कौन सा भारत के संविधान का एक फीचर है या नहीं। पहली चीज तो ये मान लीजिए फेडरलिज्म भारत देश का फीचर, भारत देश के संविधान का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी भारत देश एक संवैधानिक ढांचे का देश है। संवैधानिक ढांचे के तहत भारत की गवर्नमेंट सिस्टम चलाई जाती है। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जब एक लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल पे भी है, सेंटर पे भी है और पंचायती राज जो है हमारी वो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बारे में हम आगे के जो थीम्स है उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? और द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस्ड। अब हमने ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि देश सेंट्रल लेवल पे चंद लोग मिल करके, चंद रिप्रेजेंटेटिव मिल करके इतने बड़े देश को नहीं चला सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकल जो प्रॉब्लम्स है, लोकल जो लोगों की इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस है, इंटरेस्ट है, उनको सर्व करने के लिए लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स होनी चाहिए जिनकी प्रॉब्लम को समझने का काम राज्य स्तर पर या फिर पंचायत के स्तर पर किया जा सके। क्योंकि इतने बड़े देश में किसी गांव की क्या जरूरत है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से पॉलिसी बनाई नहीं जा रही है और ऐसे क्षेत्र हमेशा अंडर डेवलप रह जा रहे हैं। इसलिए भारत देश के संविधान ने एक ऐसे फीचर को हमारे देश में, हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया है कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के आधार पर चलाई जाएगी, जहां पे 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होगा और सभी को अपने अपनी शक्तियां बता दी जाएगी। इसलिए भारत देश के संविधान के अंदर 7 शेड्यूल को इंसर्ट किया गया है, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ये बताया गया है कि केंद्र सरकार को यानी पार्लियामेंट को किन लिस्ट पे पॉलिसी बनाने का अधिकार है, स्टेट लिस्ट को किस पे बनाने का अधिकार है और वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे शिक्षा पे दोनों कानून बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और केंद्र सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ऐसे चीजों को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। आई बात समझ? ठीक है, सॉरी। Instead, it was important to have another level of government in state so that decision could be made for that particular area के लिए एक डिसीजन लिया जा सके। While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issue, हर एक स्टेट के पास है कि कुछ इश्यूज पे ऑटोनॉमी है जहां पे कानून बनाने का अधिकार उन्हीं को दिया गया है 7th शेड्यूल के तहत। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट मनी। ये भी बताती है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलेंगे, जिस पैसे का यूज वो उन सभी डेवलपमेंट वर्क्स पे कर सके जिनका
रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेरेली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट नहीं है, बट ड्रॉज देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य सरकारें भी अपनी शक्तियां संविधान से ही डिराइव कर रही है, जैसे केंद्र सरकार भी अपनी शक्तियां संविधान से डिराइव करती है। ठीक है, ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न, जितने भी लोग इस देश में हैं, बाय लॉज एंड पॉलिसी मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। भारत देश की सभी जनता इन सभी स्तर पे बनाए गए पॉलिसीज के तहत ही काम करती है, चलती है। पहली चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड फीचर पे। दूसरी फीचर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के संविधान ने, यानी भारत के संविधान ने यह क्लियर रखा है कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो डेमोक्रेटिक होगी, लेकिन उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुनेंगे, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुनेंगे। दोनों में फर्क होता है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो देश का हेड होता है, द हेड ऑफ द कंट्री, रियल हेड ऑफ द कंट्री जो है वो प्रेसिडेंट होंगे। तो अध्यक्षीय प्रणाली की व्यवस्था होती है अमेरिका में। इंडिया में हमने संसदीय प्रणाली सिस्टम को अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट किया है। द डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जो भी हमने अभी तक टीयर समझा है यूनियन पे, यानी संघ स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्टेट स्तर पर, हर एक जगह पे क्या होगी? यूनियन स्तर पर पार्लियामेंट होगी जो कानून बनाने का काम करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। राज्य के स्तर पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य की विधानसभाएं होंगी जो कानून बनाएंगी, पॉलिसीज बनाएंगी, और उसको इंप्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो सो कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। अब इस पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होंगे? जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, इस स्तर पर भी और इस स्तर पर भी। कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाएंगे। आई बात समझ या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड यूनिवर्सल एडल्ट। अब जो डायरेक्टली चुनेंगे तो वो कौन चुनेंगे? जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे वो किसी धर्म, कास्ट, क्रीड से हो, कोई लेना देना नहीं है। भारत के हर वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर की आयु के हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में मेंशन किया हुआ है, उन सभी को यह अधिकार है, उन सभी को यह अधिकार है कि वो वोट देंगे। यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं हम SIR के तहत, अब वोटर लिस्ट में भी नाम आएगा कि नहीं आएगा, या होगा या नहीं होगा, ये भी अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। सो अब जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार की शक्तियां, वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार का जो प्रयोग करने का अधिकार है, उसको लेकर के भी अब शंकाएं और दुविधाएं उत्पन्न होने लगी है। सो भारत का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी लोग एडल्ट हैं, उनको ये अधिकार है कि वो चुन करके पार्लियामेंट में, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में या पंचायत में लोगों को, अपने प्रतिनिधित्व को चुन करके भेजे। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दैट दिस वुड हेल्प इनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट होगा एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ द ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज को तोड़ने का भी काम करेगा। तो ये सेंटेंस भी आप याद रखिएगा कि क्यों एडल्ट सफरेज दिया गया है, संविधान ने क्यों एडल्ट सफरेज दिया है। वो इसलिए दिया है कि जिससे एक समानता के अधिकार मिल सके, इक्वालिटी मिल सके, और जो पहले कास्ट, क्रीड, पैसे के आधार पर जिसकी आय इतनी होगी, जिसकी शिक्षा इतनी होगी, वही लोग वोट डाल सकते हैं। इन सब चीजों को खत्म किया गया और इक्वालिटी मेंटेन की गई, जिससे सभी लोग भारत देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी भागीदारी निभा सके, जिससे वो लोग इलेक्शन और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, समझे कि आपके वोट की ताकत क्या होती है और उससे आप किस तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए, और आपकी इंटरेस्ट लेजिटिमेट होनी चाहिए, उसको पर्पसफुली सर्व कर सकते हैं। आई बात समझ? ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड क्या है उनका, कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। भारत देश के संविधान ये भी अधिकार देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप या हम, कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये इक्वालिटी आपको दी गई है। ठीक है, तीसरा फीचर के बारे में हम बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर थर्ड फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होती है जिसको संविधान रिकॉग्नाइज करता है। पहली है लेजिस्लेचर, यानी कार्यपालिका, विधायिका। दूसरी है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका, और तीसरी है न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं जो देश चलाने का काम करते हैं। ठीक है, जनता चुन करके हर एक लेवल पे जनता चुन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में भेज देती है, जिसका काम होता है कानून बनाना।
इन्हीं कानूनों को इंप्लीमेंट करने का काम करती है सरकारें, एग्जीक्यूटिव, जो खुद इन्हीं लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, जिनका काम होता है कि वो सरकार इन सभी कानूनों को एग्जीक्यूट करे, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करे। और जब कभी भी ऐसे गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए न्यायपालिका है कि वो उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। यही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तीनों है, तीनों के अपने अपने काम है। लेजिस्लेचर का है कि वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पे पहुंचेंगे, जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी संसद भवन और विधानमंडल। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, सरकार चलाने और कानूनों को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। जुडिशरी जो होती है, विच यू विल रीड इन द यूनिट 3 ऑफ दिस बुक, रेफर टू द सिस्टम इन द कोर्ट इन द कंट्री। आपको पता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो जुडिशरी का पार्ट होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर, जुडिशरी का काम क्या है कि अगर एग्जीक्यूटिव अपनी मिसयूज ऑफ द पावर करे, जैसे पता है एग्जीक्यूटिव कौन है, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर बच्चों पे लाठियां चार्ज करवा रहे हैं, देश में पुलिस अपना काम नहीं कर रही, तो ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि जब कभी भी कोई भी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी एक ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करे, तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का ये काम है कि वो ऐसे चीजों को प्रिवेंट करे। वो अलग बात है कि आज के देश में जुडिशरी जो है मस्त तकिया लगा करके, कॉकरोच है ये देश की जनता, ये बोल करके चादर ओढ़ करके सोई हुई है। चाहे किसी का सर फोड़ दिया जाए, किसी के अधिकारों का हनन कर दिया जाए, किसी को रोड पे दौड़ा दौड़ा के मार दिया जाए, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऐसे इस तरीके से सरकार चलाए जहां पे फंडामेंटल राइट वायलेट हो, ऐसे लेजिस्लेचर जो ऐसे कानून बना दे जो संविधान पे टिक नहीं पा रहा है। तो आज के डेट में मणिपुर आप देख ही रहे हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन है ये आपको भी पता है। आज देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे जो ब्रुटैलिटी हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट और देश की कोर्ट्स का क्या एक्शन है ये आपको भी पता है। और ना जाने देश में कितनी सारी प्रॉब्लम, छोटी छोटी बच्चियों का गैंगरेप हो जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट्स का क्या प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूटिव अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी या वो अपने मिसयूज ऑफ द पावर का यूज कर, वो अपने पावर का मिसयूज कर रही है, इसको देखने का काम जुडिशरी का है। वो सही मायने में कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है आज के डेट में। खैर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सभी लोगों का अपना अपना काम है और सभी लोगों को अपना काम बताना है। इसलिए यह जरूरी है कि हर एक ऑर्गन चेक्स एंड बैलेंसेस करे, हर एक ऑर्गन दूसरे को देखने का काम करे। जैसे लेजिस्लेचर का काम है एग्जीक्यूटिव को देखना कि एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर, जैसे आप देख रहे हैं मानसून सत्र स्टार्ट हो गया है, अब लेजिस्लेचर के अंदर हंगामा हो रहा है, क्योंकि वो हंगामा नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव को के पावर को, जो मिसयूज ऑफ द पावर है, उसको चेक करने के लिए आवाजें उठा रहे हैं। तो लेजिस्लेचर का काम है कि एग्जीक्यूटिव पर को चेक एंड बैलेंस में रखे, जुडिशरी का काम है कि इन दोनों ऑर्गन्स को चेक्स एंड बैलेंसेस पे रखे। इसी को कहा जाता है इंश्योर करे कि बैलेंस ऑफ पावर जो है तीनों के बीच में सुनिश्चित रूप से बनी रहे। यहां पे आप देख रहे हैं एक बॉक्स है जिसमें वर्ड लिखा गया है स्टेट। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 2 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। दिस डज नॉट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट का अर्थ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। स्टेट का मतलब होता है सरकारें, यानी गवर्नमेंट ऑर्गन। जो हम गवर्नमेंट अभी पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो सभी बॉडीज जो सरकार के अंदर आते हैं, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जुडिशरी, कोई ऐसी संस्थाएं जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सभी जो भी सरकार, या पुलिस मशीनरी, पुलिस स्टेशन, ये सब स्टेट का पार्ट है। स्टेट का अर्थ बड़ा होता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इन सभी में से कौन स्टेट का हिस्सा नहीं है। यहां पे आपको बताया जा रहा है rather we use state, we are trying to distinguish it from the government। गवर्नमेंट से हम इसको हटा करके बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से लॉ को इन्फोर्स करती है। गवर्नमेंट कैन चेंज विथ इलेक्शन, सरकारें इलेक्शन से बदल जाती है। स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है जो सॉवरन पीपल रिप्रेजेंट करती है, एक सॉवरन पीपल को हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। वी कैन दस स्पीक दैट इंडियन स्टेट का मतलब नेपाल, जैसे इंडियन स्टेट, द नेपाल स्टेट का मतलब होता है द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट का सब पार्ट होता है। तो जब कभी भी आपको स्टेट बोला जाए या लिखा जाए, इसका अर्थ मतलब राज्य नहीं होता, इसका मतलब होता है सरकार। और जो भी तंत्र सरकार के तहत आती है वो सभी स्टेट का हिस्सा होते हैं। चाहे पुलिस हो वो भी स्टेट है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बॉडी हो वो भी एक स्टेट है। सब चीज स्टेट होती है। आई बात समझ या नहीं? तो शक्तियों का बंटवारा करना क्यों जरूरी है और शक्तियों का बंटवारा होना, सेपरेशन ऑफ पावर, जो आर्टिकल 50 के अंदर संविधान में मेंशन किया गया है। क्लियर है? नाउ कम टू द फोर्थ फीचर, फंडामेंटल राइट। भारत का संविधान लोगों को फंडामेंटल राइट देता है और आप ऐसे कह सकते हैं
कि फंडामेंटल राइट के लिए ही संविधान की रचना की गई है, ये बात भी एकदम सही है। फंडामेंटल राइट जो होता है वो हमेशा अगेंस्ट द स्टेट होता है। किसके अगेंस्ट होता है? दैट इज अगेंस्ट द स्टेट। ये बात आपको याद रखना है, हमेशा स्टेट यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है फंडामेंटल राइट। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर क्या है हमारे भारतीय संविधान का, कि भारत के संविधान ने पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट दे रखा है, और आपको ऑलरेडी अभी चैप्टर में पढ़ा है कि क्यों फंडामेंटल राइट जरूरी है, कि जब कभी भी मिसयूज ऑफ द पावर हो गवर्नमेंट का तो फंडामेंटल राइट इस चीज का काम करता है। फंडामेंटल राइट आपको एक शील्ड प्रोवाइड करता है। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट आर ऑफन बीन रेफर्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का कॉन्साइंस यानी चेतना किसे कहा जाता है? चेतना फंडामेंटल राइट को कहा जाता है, या अंतरात्मा किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट को कहा जाता है। ठीक है। कॉलोनियल रूल यानी जो अंग्रेजी सरकार थी हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट के मन में सरकार के प्रति एक विरोध उत्पन्न कर दिया था, सस्पिशन कर दिया था कि सरकारें कभी हमारे लिए काम नहीं करेगी, हमारे विरुद्ध ही काम करेगी। ठीक है। एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट कि सेट ऑफ रिटन राइट्स, तो ये इंश्योर करना चाहती थी नेशनलिस्ट जो उन्होंने संविधान लिखा है, उनको पता है कि जो भी सरकारें आने वाले समय में आएगी वो जनता के हित में नहीं, जनता के विरुद्ध में भी काम कर सकती है, जैसा हमने अंग्रेजों के सरकार में देखा है और जैसा हम आज के डेट में देख रहे हैं। दैट वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द स्टेट। इसलिए हमें फंडामेंटल राइट देने की जरूरत है। जब कभी भी स्टेट यानी राज्य यानी जितना भी सरकारों के तंत्र, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, या एग्जीक्यूटिव हो, या कोई भी बॉडी हो, या पुलिस हो, एनीथिंग, जब कभी भी लोगों के अधिकारों के विरुद्ध काम करेगी अपने पावर का मिसयूज करके, तो उस मिसयूज ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट हमें एक शील्ड चाहिए, और वो शील्ड कुछ और नहीं फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है। फंडामेंटल देयरफॉर क्या करती है? प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट क्या करती है? दैट प्रोटेक्ट सिटीजन। ये क्या करती है? आप नागरिकों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे? अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर। जैसे आप देख रहे हैं आज जंतर मंतर पे कि सरकार आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट पावर का यूज कर रही है, किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे आप देख रहे हैं कि इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। जिस तरीके से आज की सरकार टायरेंट होकर के काम कर रही है, आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज कर रही है पावर, उसके अगेंस्ट आप अपने आंदोलन करने की जो राइट है, एक्सप्रेशन जाहिर करने की राइट है, उसको यूज करके आप उनके विरोध में आंदोलन कर सकते हैं और अपनी मांगों को रख सकते हैं, सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, सरकार को अपनी जिम्मेदारियां बता सकते हैं, और सरकार को कह सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं कि यू हैव टू वर्क फॉर अस, नॉट अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ दिस नेशन, बिकॉज यू आर द सर्वेंट ऑफ दिस नेशन, बिकॉज दिस नेशन इज कंट्रोल्ड बाय और रन बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, जनता। और आप जनता के मालिक नहीं हैं, आप जनता के नौकर हैं। ये बात आपको समझनी है जो संविधान आपसे कहता है। वो अलग बात है कि आजकल लोग भूल चुके हैं और सरकार को मालिक नहीं भगवान बना बैठे हैं, गॉड द अवतार बना बैठे हैं। यही प्रॉब्लम है हमारे देश की, जिस वजह से संविधान में लिखी हुई चीजें फॉलो नहीं हो पा रही है। क्लियर है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दोहराया है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्थान के लिए बाध्यकारी है जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। और आप अपने एनसीईआरटी में इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दोहरा उद्देश्य बताया था संविधान को लेकर के कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, जो भी अधिकार उनको मिले हैं उसके लिए वो दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जैसे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, आपकी सरकार, जो भी सरकार है, सबकी सरकार के लिए बाध्यकारी हो, जो कानून बनाने का अधिकार उनको दिया गया है। क्लियर है। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो कॉल्ड
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पता है कि पार्ट 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि जिनको आपने चुन करके भेजा है, संविधान उनको ये एक डायरेक्टिव जारी कर रहा है, एक निर्देश देता है कि आप अपने कानून को बनाने के समय पार्लियामेंट में जो कानून आप बनाते हैं, पॉलिसीज जो बनाते हैं, वो इस प्रकार से बनाइए जिससे देश के अंदर जो सिटीजन है उनकी आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार दोनों सुरक्षित हो, समानता आए और लोगों के पास आय की नौकरी की आजादी हो, अपनी इक्वालिटी कर सके, जेंडर के बेसिस पे जो पे अलग अलग दिया जाता है उसमें इक्वालिटी लाया जा सके। इस तरीके के आपको कानून बनाने की अधिकार है। इंश्योर करना है ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म, इससे आया जा सकता है। एंड टू सर्व एज द गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, और गाइडेंस की तरह काम करे जिससे आप इस देश के अंदर कानून बनाए और गरीबी को खत्म करे, जिससे देश एक प्रगति के रास्ते पे बढ़ सके। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भारत देश में 6 फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज है वो लिखी गई है, जैसा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक आदमी कानून के समक्ष इक्वल है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड, कानून सभी को एक समान प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि नेता को ज्यादा प्रोटेक्शन देना है और जनता को लाठियों से मारना है। ठीक है? इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 15 के तहत यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी आधारों पर आपको उसको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। यहाँ पे देखिए 3 ही चीज लिखा हुआ है, रिलीजन, कास्ट और सेक्स, बट जबकि आपको यहाँ पे 5 लिखने हैं। एवरी सिटीजन इज नॉट गोइंग टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, रेस चौथा, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये प्लेस ऑफ बर्थ 5वां है। तो इसलिए आप इसको करेक्ट करके लिखिएगा। हो सकता है आपसे 2 और भी जोड़ दिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाए कि आप एनसीईआरटी में तो बस 3 ही पढ़े थे, तो रिलीजन, कास्ट और सेक्स नहीं, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधार पर, इस 5 आधार पे कोई भी स्टेट आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप होटल और पब्लिक, ये सब चीज हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 15 के अंदर। बट देयर आर एक्सेप्शंस भी है दैट यू विल रीड लेटर इन दिस टेक्स्ट। हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और वो रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, तो वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है? दूसरा है राइट टू द फ्रीडम का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से आपको मिलता है। दिस इंक्लूड द राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू फॉर्म द एसोसिएशन आप बना सकते हैं, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप किसी भी देश के कोने में रह सकते हैं, पेशा कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, आप कोई संगठन बना सकते हैं, आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषण की स्वतंत्रता है, ये सारी चीज दे सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, आपको अधिकार दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 40। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी जो भी एक्सप्लॉयटेशन यानी जिस तरीके का अत्याचार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी प्रोटेक्ट किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको पता है कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपके पास अपने फ्रीडम को, अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस करने का, उसको प्रोपेगेट करने का अधिकार दिया गया था। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 एंड 30 आपको देता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। इसके अलावा है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे हार्ट एंड B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये कहता है कि ये सभी राइट्स अब अगर वायलेट हो गए और आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप उस अधिकार को, इन सभी अधिकारों को जो आपसे नहीं दिया जा रहा है या अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास उपचार होना चाहिए, और उस उपचार के तहत आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो जिसके थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारों को आपको देने का काम करेगा। इसलिए फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को। क्लियर है? यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 टाइप का अधिकार है। एक अधिकार और हुआ करता था आर्टिकल 31 के तहत, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे बाद में हटा दिया गया, जिसे संविधान में हटा दिया गया। क्लियर है? आर्टिकल संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शुरुआती टाइम पे टोटल 7 अधिकार हुआ करते थे, आज के डेट में 6 टाइप ऑफ अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है? नाउ 5वां फीचर क्या है? सेक्युलरिज्म। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म निरपेक्ष। यहाँ भारत देश का अपना कोई
रिलीजन नहीं है। तो ये जो बकवास की जाती है मार्केट में कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, फलाना है, ठिकाना है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये उतना ही हिंदुओं का है जितना बाकी अलग अलग समुदायों का है। भारत को बनाने में सभी लोगों का, सभी पंथ का, सभी धर्म का इक्वल योगदान है। तो ये देश सबका है। इसलिए भारत के संविधान का एक इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा और ना ही राज्य कोई भी रिलीजन को एडॉप्ट करेगा। हर रिलीजन उनके लिए समान होना चाहिए। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच अ कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझ रहे होंगे कि भारत के इतिहास किस तरीके से भारत के संविधान को बनाने में और अडॉप्ट करने में कारगर सिद्ध हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स। जिस आइडियल्स, जो पर्पस है, किस तरीके से हमने इन फीचर्स के थ्रू देखा है कि ये सब आइडियल्स मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि ये सब भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अधेयर टू, जो सभी लोग इसको फॉलो करें, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, उनको भी संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, अगर हम संविधान के रूल को ही बदल देंगे तो पूरे गेम अफेक्ट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, चेंज किया गया है, बहुत बार अमेंड हुआ है, 106 बार अमेंड हो चुका है हमारा संविधान। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है कि फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री चेंज किया जा सकता है। आज जो सरकार पार्टियों को तोड़ ताड़ करके जो नंबर गेम कर रही है कि जिससे संविधान में संशोधन करना आसान हो जाए, आप ध्यान रखिए इस बात से कि हो सकता है कि संविधान में इस तरीके से संशोधन करके भारत का जो नेचर है वही बदल दिया जाए। हो सकता है भारत को अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर दिया जाए, उसकी जो डेमोक्रेसी है उसको बदल दिया जाए, उसमें बहुत सारी चेंजेस कर दिया जाए। इसलिए जब कभी भी पार्लियामेंट में संविधान को संशोधन को लेकर के बातें होती है तो आपके दिमाग और कान खुले होने चाहिए। जैसे आपने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके पाकिस्तान में जो सारी शक्तियां हैं वो आर्मी जनरल को दे दिया गया। यहां तक कि वो कोई भी अत्याचार कर ले इस दुनिया में, उनको कभी भी उनके ऑफिसर्स को कभी भी कोई भी कोर्ट उनको सजा नहीं देगी, उन पे कोई केसेस रजिस्टर नहीं होंगे। ये दे दिया गया संविधान बदल कर। ऐसा संविधान बदल करके भारत देश में नेताओं लोगों को भी इम्यूनिटी दिया जा सकता है कि देश में कोई भी नेता अकाउंटेबल नहीं होगा, कोई भी नेता कोई भी कालाकांडी करेगा उसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए संविधान संशोधन के समय अपनी आंखें और कान को खोल करके रखिए कि पार्लियामेंट जो संशोधन करना चाह रही है, और आपको भी पता है कि आज का जो पार्लियामेंट है वो जनता को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा, क्योंकि जनता ने जिसको चुना था, जिस पार्टी के सदस्य को चुना था, आज वो पार्टी उस सदस्य उस पार्टी में ही नहीं है। आपने जिनको चुना है वो पार्टी बदल के किसी दूसरे पार्टी में चले गए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास करते हुए वो अपना ही दल चुन गए। आपके लिए इलेक्शन कोई नहीं मायने तो आज के डेट में रखता है नहीं, आप समझ रहे हैं बात को। तो जनता जिसको चुन रही है वो अगले ही दिन अपनी पार्टी, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी सारी गेम बदल करके कहीं और चल जा रही है। तो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो है नहीं, इस बात को भी आपको समझना है। ठीक है, जैसे देखा वी सॉ इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीड टू अडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट वाज रिसेंटली बिकम अ डेमोक्रेटिक नेशन। द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अभी पढ़ा है इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज है दैट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रास्प। बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है जो इसको इजीली ग्रास्प तो नहीं किया जा सकता, बट डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। इन द रेस्ट ऑफ द बुक वी विल as our higher classes we will read more about the different feature of the Indian Constitution to understand। बस इतना ही फीचर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे फीचर है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप का हमारा फीचर है, ये सब हमने दूसरे वीडियोस में कवर किए हैं। तो अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारे संविधान के फीचर्स हैं और संविधान क्यों जरूरी है। ये फोटो है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनिंग अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पे साइन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया था। फर्स्ट फोटो शो करा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है वो संविधान पे साइन करे। संविधान पे जितने भी उस समय आपको पता है कि जो लोग अवेलेबल थे, जीवित थे, उन्होंने संविधान पे साइन किया है, उनके साइन संविधान पे आपको देखने को मिलते हैं। ये साइन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। ठीक है, साइन किया गया था। तो ये डेट भी याद रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी का वो आप कर लीजिएगा, लेकिन अब हम मूव करते हैं उन सभी क्वेश्चंस पे कि देखते हैं कि क्या अब हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस क्या हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। संवैधानिक सरकार एक ऐसी सरकार को कहते हैं जिसको लिमिट किया जाता है बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आपने देखा अभी एनसीईआरटी में। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दूसरे क्वेश्चन पे। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? एक ऐसा गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इट।
द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, नहीं, सरकार इलेक्टेड डायरेक्टली, पीपल उसको इलेक्ट नहीं करते हैं, सरकार बनाए जाते हैं, पीपल तो पार्लियामेंट यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एंड कैन रिमूव्ड बाय देम, ठीक है, सरकार को रिमूव नहीं किया जाता। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट, क्या सरकार को पार्लियामेंट के द्वारा चूज किया जाता है? नहीं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, बिल्कुल सही, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसको ले होते हैं? गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही होते हैं, स्पेशली लोकसभा के लिए जवाबदेही होते हैं, लोकसभा मतलब लोगों की सभा। सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? आप ये आ जाएगा आपको अनटचेबिलिटी ना, सॉरी, आर्टिकल 17 के अंदर है। सो आर्टिकल 17 के अंदर आता है, हम समानता की जब बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, दैट इज आर्टिकल 17, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी जो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। मूव करते हैं नेक्स्ट में, इसका आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी जो आपने पढ़ा है उसमें से देख लीजिए कि कौन सा फीचर नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम था, बिल्कुल था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था, बिल्कुल था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, बिल्कुल था। सॉरी प्रेसिडेंशियल नहीं है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। तो यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फेडरल गवर्नमेंट तीनों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा हैज बीन बोरोड फ्रॉम, ये एनसीईआरटी से तो नहीं पता चलता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा कि यूएसए से, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट जो हमने अभी पढ़ा है उसे अमेरिका के संविधान से बोरो किया गया है, ठीक है। जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट आर इंसिडेंट इन विच पार्ट? पार्ट 3 है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन नहीं है? आपने पढ़ा है कि 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, जिसको हटा दिया गया है। अब आज के डेट में राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 301 के तहत एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे था? तो आंसर इज नो। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं। इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, मल्टी पार्टी बॉडी तो थी, बिल्कुल थी। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी, ये भी थी। तो देखते हैं 3 और 4 कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, तो ऑप्शन नंबर इसमें आप 1 को भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज मान लेते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज तो था, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो आ गया था, लेकिन सभी लोगों को अधिकार रहता है। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से आप एडल्ट फ्रेंचाइज को कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि उस समय सभी को वोट देने का अधिकार तो नहीं था, इनकम के आधार पे था, बहुत सारी चीजों के आधार पे था, जिनकी जमीनें हैं उनके आधार पे था, यूनिवर्सल नहीं था, लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज आप इसको करेक्ट मानिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, सो ये बताता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, ठीक है। दूसरा गलत है, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इनिशियली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 7, पहले 7 थे, आज के डेट में 6 है, ठीक है। मूव करते हैं इस पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत इजी है, आगे बताता हूं। फेडरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, आपने अभी जस्ट पढ़ा, फेडरलिज्म का अर्थ क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, बिल्कुल सही। एक से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिस कंट्री में होती है उसे हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। ये एकदम डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना? सो ये था आज का एपिसोड नंबर 6, और 6th एपिसोड में हमने डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, दैट इज द आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 8 के चैप्टर 1 को। और इसको हमने आज की जो भारत की वातावरण है, जो माहौल है, उसको भी समझा कि संविधान में संविधान क्यों जरूरी है, पर्पस क्या है, सरकारें जब अपने पावर का मिसयूज करती है तो लोगों के पास क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है, और किस तरीके से हमारा संविधान बना है, कितने समय का संघर्ष लगा है, नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने समझा है। ये सारी चीज़ें हमने आज देखी है, आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू। आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और आप बहुत चार्ज्ड होकर के इसको सुने होंगे, चीज़ें समझ में भी आई होगी कि हम किसे लोकतंत्र कहते हैं, और लोकतंत्र का असली मतलब क्या है, सरकार का असली मतलब क्या है, स्टेट का असली मतलब क्या है, संविधान का असली मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट का असली मतलब क्या है, और एक मिसयूज ऑफ द पावर जब सरकारें करती है तो ऐसी सिचुएशन में किस प्रकार की इनजस्टिसेस होती है।
हमें क्यों संविधान चाहिए, वो कौन से आइडियल्स हैं जिसको फॉलो करना है हमें, जिससे हम भारत के फ्यूचर को या भारत देश जिस तरीके का भविष्य में हम चाहते हैं, आज जिस तरीके से हम चाहते हैं, वो हम सुनिश्चित कर सकें। ये सारी चीज़ें हमने आज इस चैप्टर के थ्रू हमने पढ़ी है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगता है या हमारे कोई भी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इनलाइटेंड एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसी तरीके से एनसीईआरटी की ग्राउंड जीरो कोर्स के जो भी लेक्चर्स आते हैं आप उसे देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, पढ़िए, जिससे आप कल के डेट में जब आप इस सरकारी तंत्र का हिस्सा बने तो आपके अंदर एक चेतना, एक कंपैशन होनी चाहिए कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि महज 30,000 40,000 की नौकरी के लिए आप अपना आत्मा चेतना ना खो दें। आप जब घर पहुँचे और आपके बच्चे पूछे कि पापा आप क्या करके आए हैं, तो आपके मुँह से सच निकले कि आज बच्चों को मारा गया है। तो ये ना हो कि आज हमने बच्चों के मार के सर फोड़ दिए हैं, खून निकाल दिया है, उनके साथ बर्बरता की है, शांतिपूर्वक लोगों के साथ हमने अत्याचार किया है और आपको ये बोलना ना पड़े कि क्या करें बेटा, ये काम है। ये कैसी ड्यूटी है जिस ड्यूटी को पूरा करने में आप अपने ही बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। सो आपको ये समझना होगा कि काम तो करना है, लेकिन काम आपको संविधान के तहत रह के करना है, ना कि आपके बॉस आपसे कल मर्डर करवा लेगा तो आपको मर्डर नहीं करना है, बॉस आपसे पाप करवाएगा, आपको पाप नहीं करना है। इस तरीके से काम नहीं करना है जिससे आपकी आत्मा और आपके कर्म का जो फल है वो आपके और आपके परिवारों को भुगतना पड़े और आप अपने ही नज़रों में, अपने बच्चों की नज़रों में गिर जाएँ। ठीक है? हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।